नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। यह वीडियो है सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ सत्यम कंप्यूटर्स घोटाला। दोस्तों, कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो कि शताब्दियों के परिवर्तन को देख पाते हैं। शताब्दियों के परिवर्तन से मतलब है कि जैसे 1999 के बाद बदला 2000, तो यह शताब्दी का परिवर्तन था जिसके साक्षी 80 और 90 के दशक के लोग थे। दोस्तों, इस शताब्दी परिवर्तन के साथ साथ उन लोगों ने एक ऐसी खौफ देखा जो कि प्राकृतिक आपदा से भी बड़ी तबाही ला सकता था। हम बात कर रहे हैं Y2K बग की। जब कंप्यूटर सिस्टम्स में डेट की गड़बड़ी के चलते ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे सिस्टम ठप हो जाएंगे। इक्का दुक्का उदाहरण हुए भी, जैसे कि इशिकावा जापान में एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन उपकरण फेल हो गए, लेकिन बैकअप के चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में Y2K बग के समाधान पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। ये Y2K बग क्या था? Y2K बग उस समय के कंप्यूटर्स में कोडिंग की वजह से एक प्रॉब्लम थी कि 1999 के बाद उन कंप्यूटर्स की डेट 2000 नहीं होनी थी बल्कि 1 जनवरी 1900 होने वाली थी, जिससे कि कंप्यूटर की दुनिया में हम 100 साल पीछे हो जाते। खैर, साल आया और चला भी गया, लेकिन कोई बड़ी तबाही नहीं हुई और Y2K बग दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करने वाले कई होक्स की फहरिस्त में जमा हो गया। Y2K से निपटने के लिए दुनिया के समृद्ध मुल्कों का बड़ा खर्चा हुआ और थोड़ी बहुत मुसीबत भी हुई, लेकिन एक ऐसा देश था जिसके लिए Y2K बग वरदान साबित हुआ और वह था अपना देश भारत। दरअसल 90s के दशक में Y2K बग की समस्या को सुलझाने के लिए प्रोग्रामिंग में सैकड़ों बदलाव किए गए और जरूरत पड़ी हजारों प्रोग्रामर्स की। इन दोनों को मुहैया कराया भारत ने। Y2K बग के चलते अमेरिका ने H1 वीजा में इजाफा कर दिया। सिर्फ 3 साल इंडिया में जॉब करके हर दूसरा प्रोग्रामर अमेरिका जाने लगा। इसके बाद कुछ साल में ही कुछ सालों तक भारत से हर महीने तकरीबन 10,000 लोग अमेरिका पहुंचे। जो वक्त दुनिया के लिए डिजास्टर लाने वाला था, वो भारत की IT सेक्टर में एक बड़ा बूम लाया। इसका सबसे बड़ा फायदा मिला हैदराबाद को। हैदराबाद के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद को नई सिलिकॉन वैली बनाना चाहते थे और तभी 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स वहां अपना एक माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर खोलते हैं। उस समय जब 2000 में बिल गेट्स हैदराबाद पहुंचे तो स्टेज में उनके साथ भारत के IT कंपनियों के मालिक मसलन इन्फोसिस, विप्रो, TCS के चेयरमैन मौजूद थे और इनमें से एक था सत्यम कंप्यूटर्स का मालिक रामलिंग राजू। Y2K बूम का सबसे बड़ा फायदा हुआ इसी शख्स को। Y2K बूम से सत्यम को इन्फोसिस, विप्रो और TCS के समकक्ष चलाकर खड़ा कर दिया था। कंपनी की इतनी तरक्की हुई कि 1999 में राजू को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कारोबारी के सम्मान से नवाजा गया। सत्यम कंप्यूटर्स की शुरुआत कैसे हुई? किसान के घर पैदा हुआ राजू रामलिंग, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। विदेश में जाकर MBA किया और भारत लौटकर अपना बिजनेस शुरू किया। होटल बिजनेस में कदम रखा, कपास की कंपनी शुरू की और साथ ही एक रियल एस्टेट कंपनी भी शुरू की, नाम था मेटावर। 1987 में अपने साले की सलाह पर उसने IT कंपनी में कदम रखा। सिकंदराबाद इलाके में 20 लोगों के साथ उसने शुरू किया एक कंपनी जिसका नाम रखा सत्यम कंप्यूटर। साल 1991 में उसे मिला अपना पहला क्लाइंट, जिसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसने 1991 में ही कंपनी के IPO स्टॉक्स लॉन्च किए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। मांग ऐसी थी कि IPO 17 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। वक्त के साथ कंपनी ने दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की की। 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू। IT को लेकर उन्होंने खूब इनिशिएटिव लाए। सत्यम को इसका बहुत फायदा हुआ। 2000 आते आते इन्फोसिस, विप्रो और TCS के बाद सत्यम भारत की चौथी सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई। राजू रामलिंग को सिकंदराबाद का बिल गेट्स कहा जाने लगा। 2006 में रामलिंग राजू कंपनी का चेयरमैन बना तो 2007 में उसने सबसे युवा एवं सफल उद्यमी का खिताब हासिल किया। कंपनी का टर्नओवर $1 बिलियन के ऊपर पहुंच गया और 2008 तक $2 बिलियन हो गया। 60 से ज्यादा देशों में कंपनी ने अपना बिजनेस फैला लिया था। फिर आई तारीख 23 दिसंबर 2008। उस दिन वर्ल्ड बैंक ने सत्यम पर 8 साल का बैन लगा दिया।
कारण दिया कि कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड खराब है। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि चंद महीने पहले ही वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस ने सत्यम को गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस से नवाजा था। मतलब जो संस्था गवर्नेंस के मामले में मिसाल मानी जाती थी, उस पर वर्ल्ड बैंक ने बैन लगा दिया। इसके कुछ ही दिन बाद 7 जनवरी 2009 को अचानक कंपनी के चेयरमैन राजू ने अपना पद छोड़ दिया। साथ ही में लिखा एक लेटर जिससे स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। सेबी को भेजे अपने पत्र में राजू ने लिखा कि सालों से कंपनी की माली हालत खराब चल रही थी। बाजार में हैसियत बनाए रखने के लिए कंपनी को लाभ में दिखाया गया और इसके लिए कंपनी के खातों में खूब हेराफेरी की गई। राजू ने खुद को विक्टिम दिखाते हुए कहा कि कंपनी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल गई है। राजू ने कहा कि यह बाघ की सवारी करने के जैसा है। आप सवारी तो कर सकते हैं पर उतर नहीं सकते, क्योंकि उतरते ही बाघ आपको खा जाएगा। बात की तहकीकात में यह सच आया कि आखिर सत्यम कंप्यूटर्स में घपला हुआ कैसे। सत्यम कंप्यूटर्स जितना प्रॉफिट मार्जिन दिखाता था, उतना कभी उसका प्रॉफिट मार्जिन था ही नहीं। मार्जिन था सिर्फ 3% और बताया जाता था 26%। ये सब किया जा रहा था फर्जी बिल बनाकर। दरअसल सत्यम कंप्यूटर्स में 2 तरीके से बिल बनाए जाते थे। एक जिस पर H लिखा होता था यानी हाइड, और दूसरा S जिसपे S मार्क होता था मतलब C। हाइड बिल की संख्या थी करीब 7000 और उसकी कीमत थी करीब 5100 करोड़ रुपए। आखिर रामलिंग ऐसा करते क्यों थे? तनख्वाह तो उनको सीमित ही मिलती थी। दरअसल ये सारा खेल था स्टॉक मार्केट का। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता तो लोग और इन्वेस्ट करते और सत्यम के शेयर्स में खूब उछाल आता। शुरुआत में रामलिंग राजू की कंपनी में 16% का शेयर था और शेयर की कीमत बढ़ी तो उसने अपने हिस्से के शेयर धीरे धीरे बेचना शुरू किया। जनता समझ रही थी कि फायदे का सौदा है। अंदर की बात सिर्फ राजू और उसके करीबियों को मालूम था। धीरे धीरे राजू की कंपनी में हिस्सेदारी सिर्फ 3% ही रह गई, बाकी सारे शेयर उसने बेच डाले। इन पैसों से उसने अपने रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2000 के बाद के सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ गया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में नियम था कि कंपनी को 58 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं बेची जा सकती। इसलिए उसने अपने परिवार वालों के नाम पर 300 से ज़्यादा कंपनी खोलकर हैदराबाद करीब 6000 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। दरअसल घालमेल इसमें भी था। उसे सन 2000 में ही पता चल गया था कि यहाँ मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, इसलिए उसने आसपास की काफ़ी सारी ज़मीनें खरीद डाली। यहाँ तक कि उसकी कंपनी में कर्मचारियों का भी घालमेल था। कर्मचारी काम करते थे सिर्फ 40,000 और उसने बता रखा था 53,000। हर महीने 13,000 लोगों की तनख्वाह रामलिंग खुद हड़प करता था, यानी कि 20 करोड़ रुपए हर महीने। 2008 तक यह खेल खूब चला, लेकिन फिर मंदी ने दस्तक दी। अमेरिका में मंदी का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट सेक्टर में दिखा था, वही भारत में भी हुआ। रियल एस्टेट का कारोबार पूरी तरह से बैठ गया। तब सत्यम ने एक तरकीब खोजी। शुरुआत में हमने आपको एक कंपनी के बारे में बताया था, मेटॉस रियल एस्टेट कंपनी, जिसे रामलिंग राजू ने ही बनाया था और बाद में अपने बेटों को इसका मालिक बना दिया था। 2008 तक फर्जी खातों के सहारे सत्यम के करीब 7000 करोड़ रुपए का हेरा फेरी हो चुका था। रामलिंग ने प्लान बनाया कि मेटॉस का विलय सत्यम में कर दिया जाए। इससे होता ये कि घाटे में जा रही रियल एस्टेट कंपनी से वो छुटकारा पा लेता और मेटॉस की कीमत 7000 करोड़ बताकर उस रकम को दोबारा बैलेंस शीट में डाल देता। अगर रामलिंग की ये तरकीब काम कर जाती तो किसी को पता नहीं चलता कि 7000 करोड़ का हेरा फेरी हुआ है। लेकिन चूंकि रियल एस्टेट डूब रहा था तो सवाल उठा कि ठंडे पड़े सेक्टर में सत्यम कंप्यूटर्स को क्यों जोड़ा जा रहा है। साथ ही लीक हुई ईमेल ने उसकी सारी पोल खोल दी। फरवरी में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी और सारी कहानी सामने आ गई। जिस दिन रामलिंग ने सेबी को लेटर लिखा था, शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। 2008 में सत्यम का जो शेयर 544 रुपए पर लिस्टेड था, वो जनवरी को 10 रुपए तक आ गया। निवेशकों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब एक और सवाल, ऑडिट में घोटाला सामने क्यों नहीं आया? ये पूरा खेल 8 साल से चल रहा था। लाजमी था कि इंटरनल ऑडिटर मिले हुए थे, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर से बचने के लिए उसने एक खास तरीका आजमाया। ऑडिटिंग के लिए ERP सिस्टम का उपयोग करता था। स्टैंडर्ड सिस्टम यूज करने के बजाय
रामलिंग ने अपना ERP सॉफ्टवेयर बनवाया और उसमें कई सारे बैकडोर फीचर डाले ताकि जरूरत के हिसाब से हेरा फेरी की जा सके। इंटरनेशनल ऑडिटिंग कंपनी प्राइस वाटर कूपर्स भी इस घपले को नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई, अगर यह पूछेंगे तो जवाब वही है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं, सब मिले हुए हैं जी। घोटाले के बाद में सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया। 2015 में रामलिंग राजू को 7 साल की जेल हुई और मजे की बात यह है कि सिर्फ 1 महीने में बेल भी मिल गई और राजू दोबारा जेंटलमैन बन गया। तब से लेकर अब तक राजू साहब हैदराबाद में अपने बंगले में ऐश फरमा रहे हैं। शेयर मार्केट में जिनका पैसा डूबा वो भी अब इसे भूल चुके होंगे। एक फाइनल ट्रिविया ये बता दें कि इसी साल यानी 2021 में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी बैड बॉय बिलियनियर इंडिया। इसमें सहारा के मालिक सुब्रत रॉय, नीरव मोदी और विजय माल्या की कहानी दिखाई गई थी। इसी सीरीज में एक और कहानी रामलिंग राजू की भी थी, लेकिन राजू महाशय कोर्ट पहुंचे और एपिसोड को रिलीज करने पर रोक लगा दी। शायद जल्द ही आपको यह देखने को मिले। न्याय तो नहीं मिला, चल एंटरटेनमेंट ही सही, कुछ तो मिले। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।